हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेंडाई फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या होता है और ये होता किसके लिए, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए होता है। ठीक है ना। और इसका कमिटमेंट पीरियड क्या था, 2015 से 2030 तक। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क होता क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये डिजास्टर 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 रिस्क रिडक्शन के लिए होता है। ठीक है ना। डिजास्टर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए होता है। और सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन तो था, और इसका कमिटमेंट पीरियड कौन सा था, 2015 से 30 तक इसके टारगेट जो थे वो अचीव करने की बात हुई थी। ठीक है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क वाज फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट, पहला ऐसा मेजर एग्रीमेंट था ये ऑफ द पोस्ट 2015 के बाद डेवलपमेंट एजेंडा एंड प्रोवाइड मेंबर स्टेट, जो इसके मेंबर स्टेट थे ना, जो जिन्होंने इसको साइन किया था, जो इसके फेवर में थे, विद द कंक्रीट एक्शन टू प्रोटेक्ट डेवलपमेंट गेन फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर से जो रिस्क हो जाते हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, उनसे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है ना। उनसे बचा कैसे जा सकता है और कैसे जो वो डेवलपमेंट की जा सकती है उससे बच के, उन सारी चीज़ों की जो है वो इसमें बात की गई थी। ठीक है। क्या होता है ये कि देखो, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन 2015 से 30 तक था, और फ्रेमवर्क था इसका ये। ठीक है ना। ये जो 15 ईयर 15 ईयर ही हो गए, देखो 15 से 30 तक था इसका, है ना, फ्रेमवर्क। तो 15 साल वॉलेंट्री तो थे ही ये, और नॉन बाइंडिंग थे। नॉन बाइंडिंग से मतलब, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट से मतलब क्या था कि बाइंडिंग नहीं था किसी भी कंट्री पे कि ये आपको करना ही करना है इतना। ठीक है ना। तो ये किसी भी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं थे, और विच रिकॉग्नाइज दैट द स्टेट हैज बीन प्राइमरी रोल ऑफ रिस्क रिडक्शन। देखो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट लिखूँ कुछ, कि सबसे पहली बात तो इसके फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। फ्रेमवर्क कितना था इसका, 15 से 30 तक था। दूसरी चीज़ क्या था ये, कि इसमें ये नॉन बाइंडिंग थे। ठीक है ना। नॉन बाइंडिंग थे। उसके साथ साथ ये क्या था, प्राइमरी रोल इसका क्या था, रोल जो था इसका वो क्या था, वो था रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। ठीक है ना। अब अगर एग्जाम में इतना भी पूछा जा सकता है कि डिजास्टर रिस्क से कौन सा फ्रेमवर्क जो रिलेटेड था, तो हमें याद रखना है कि वो सेंडाई फ्रेमवर्क था। ठीक है ना। उसके बाद यूएन मेंबर स्टेट ने एडॉप्ट किया था ये सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन मार्च 18, यानी 18 मार्च 2015 को यूएन मेंबर स्टेट जो थे ना यूएन के, उन्होंने इसको एडॉप्ट किया था। एट द थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, तीसरी वर्ल्ड की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो रिस्क रिडक्शन पे, जो सेंडाई सिटी में हुई थी, यानी कि जापान में जो हुई थी, जापान में एक सिटी का नाम है सेंडाई सिटी, वहां पे हुई थी, इसीलिए इसको सेंडाई फ्रेमवर्क का नाम दिया गया था। तो याद रखना है आपको कि मार्च 2015 को ये फ्रेमवर्क को अडेप्ट किया गया था, यानी कि बनाया गया था। तो डेट भी याद रखनी है कि 18 मार्च 2015 था। और विश्व की तीसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इसको जो वहाँ पे लाया गया था। ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन हैज बीन प्रेज इंडिया फॉर इट्स अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रैपिड evacuation for more than the million people which help मिनिमाइज क्या करना था, मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि जो रहन सहन पे हमारी लाइफ पे जो लॉस हो रहा है ना, मतलब जो भी नुकसान हो रहा है हमारे जीवन यापन में, उसको मिनिमाइज करना था, उसके लॉस को, यानी कि कैसे उससे बचा जा सकता है फ्रॉम द डेडली साइक्लोन, जैसे कि फैनी तूफान आता है एक, है ना, इन द ओडिशा में जो आया था, उससे कैसे बचा सकते, तो वो सारी चीज़ें जो वो इसके दौरान ही आई थी, इसीलिए इस फ्रेमवर्क को बनाया जाता है कि उनसे कैसे बचा जा सकता है उनके रिस्क से। ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो ना ओडिशा की, लेड वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन इवैक्यूएशन इन हिस्ट्री, रिकॉर्ड 1.2 मिलियन पीपुल इवैक्यूएटेड इन 20 आवर ड्यू टू इम्प्रूव फोरकास्टिंग मॉडल। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि इस फ्रेमवर्क के में ऐसी ऐसी बातें जो बोली गई हैं कि मान लीजिए किसी भी डिजास्टर या रिस्क से
रिस्क आने की जो वो संभावना दिख रही है हमें, तो पहले से ही जो तैयारी कर ली जाती है कि जिससे बचा जा सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि तूफान आने से पहले यानी कि 24 घंटे पहले ही हमने इतना फोरकास्ट कर लिया था कि उससे हमने 1.2 मिलियन पीपल को जो वो सेव कर लिया था, बचा लिया था, कोई भी रिस्क नहीं हुआ था उनको उससे, ठीक है ना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा सकते हैं इससे, है ना, पहले से ही पब्लिक को अवेयर कर दिया जाए इस रिस्क से रिलेटेड, एंड वेल ड्राइव इवैक्यूएशन प्लान, ठीक है। अब एजेंडा फॉर फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, एक था एजेंडा फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, द न्यू अर्बन एजेंडा एंड अल्टीमेटली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनका अल्टीमेटली गोल क्या थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हम उनको अचीव जो वो कर सके। इट वाज एंडोस्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली फॉलोइंग 2015 से, जैसे कि तीसरी मैंने बताया 15 को तो आया था, और एक चीज़ और याद रखनी है आपको यहाँ पे कि 15 को तो आया था और इसकी डेट क्या थी 18 मार्च, ठीक है ना। और देखो तीसरी विश्व की कॉन्फ्रेंस जो थी वो इस पे हुई थी, जो कि WCDRR एंड एवोकेटेड फॉर, अब देखो सस्टेनियल रिडक्शन फॉर डिजास्टर रिस्क एंड लॉस इन लाइफ, यानी कि जो वो पीपल्स को कैसे सेव किया जा सकता है किसी भी रिस्क से, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें, लाइवलीहुड एंड हेल्थ एंड द इकोनॉमिक, फिजिकल है उनकी, फिजिकली उनको कोई हार्म ना पहुंचे, सोशल कल्चरल एंड एनवायरमेंटल एसेट्स ऑफ पर्सन, ठीक है ना, बिजनेस कम्युनिटी एंड कंट्री, ये सारी चीज़ों से जो वो बचा जा सकता है इससे, है ना, कैसे इनको रिड्यूस किया जा सकता है इनसे लॉसेस जो होंगे, है ना। इट रिकॉग्नाइज दैट स्टेट हैज प्राइमरी रोल, स्टेट का जो प्राइमरी रोल क्या था, रिड्यूस तो करना था, देखो हमने ये पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि प्राइमरी रोल क्या था, रिड्यूस करना था डिजास्टर्स के रिस्क को, बट द रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी शेयर्ड विद द अदर स्टेक होल्डर, यानी कि बचा तो जाएगा इससे, बट आपस में मिलजुल के ही इस जो वो रिस्क से बचा जा सकता है ना, इंक्लूड लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर है एंड अदर स्टेक होल्डर, यानी कि गवर्नमेंट का भी और लोकल पीपल्स का भी साथ लेना है हमें, है ना, उन सारे लोगों को मिलके ही जो वो इस रिस्क से बचाया जा सकता है, ठीक है ना, लोगों को कैसे बचाना है। अब इसका टारगेट जो अचीव करने थे कब तक थे, वो 2030 तक थे। रिड्यूस क्या कर रहा था, ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो रिड्यूस क्या करना था, ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, और रिड्यूस करना था नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल ग्लोबली, यानी कि जो पीपल्स पे अफेक्ट पड़ रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए अभी इसका कोई भी जो वो तूफान आने की संभावना है, ठीक है ना, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख लोग रह रहे हैं उस क्रिटिकल एरिया में। अब 10 लाख लोग रह रहे हैं उस क्रिटिकल एरिया में और हमें तूफान के बारे में पहले ही पता चल गया, तो हम वहाँ से जल्दी से जल्दी लोगों को हमने कवर कर लिया, वहाँ से 8 लाख लोगों को सेफ जगह पे पहुँचा दिया तूफान आने से पहले। और बाई चांस तूफान आ गया, 2 लाख लोग वहाँ पे जो बकाया थे तभी बचे भाई हुए थे वहाँ पे, तभी तूफान आ गया, तो नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट कितने होंगे यहाँ पे, केवल 2 लाख ही होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो 10 लाख के 10 लाख लोगों पे ही जो वो इसका जो नुकसान होता है, ठीक है ना, ये बात कह गई है यहाँ पे। रिड्यूस करनी थी डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन जीडीपी पे जो लॉस हो रहा है वो सारी चीज़ों से बचना था। रिड्यूस करना था डिजास्टर डैमेज फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्टर्ब द बेसिक सर्विस। अच्छा उसके बाद इंक्रीज करना था अवेलेबिलिटी इंक्रीज एक्सरसाइज द मल्टी हैजर्ड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि पहले से ही लोगों को जो जागरूक कर दिया जाए इसके बारे में, है ना। सस्टेनेबल एनहांस क्या करना था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री, यानी कि कंट्री से मिलजुल के ही इससे बचा जा सकता है ना। इंक्रीज नंबर ऑफ कंट्री विद द नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजी, यानी कि गवर्नमेंट को भी मिलना, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलना, अदर कंट्री से भी मिलके जो वो ऐसी सारी चीज़ों को डेवलप करना है कि जिससे कि कोई भी नुकसान ना हो जो वो पीपल्स को, ठीक है ना। अब पहला रोल क्या था इसका, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिजास्टर रिस्क क्या होता था। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द, किस पे बेस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क, रिस्क से कैसे बचा जा सकता है, इन ऑल इट्स डायमेंशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना, कैपेसिटी, एक्सपोजर ऑफ पर्सन एंड एसेट्स, हैजर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, एनवायरनमेंट सच एज, नॉलेज होनी चाहिए, कैन बी यूज फॉर डिजास्टर असेसमेंट, यानी कि कैसे इससे बचेंगे हम, प्रिवेंशन कैसे, मिटिगेट इसको कैसे कम कर सकते हैं, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स कैसे हम इसके बारे लिए तैयार रहेंगे, ठीक है ना।
सेकंड प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी क्या थी, स्ट्रेंथिंग रिस्क को गवर्नेंस मैनेज कैसे किया जाएगा, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस एट द नेशनल एंड रीजनल एंड ग्लोबल लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन, यानी कि कैसे बचा जाएगा, नेशनल भी हो सकते हैं, रीजनल भी हो सकते हैं या ग्लोबल लेवल भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को ये इन सारी चीज़ों के गवर्नेंस की वजह से ही प्रिवेंशन मिल या एक तरीके से रिस्क से बचा जा सकता है, मिटिगेट हो सकता है, प्रिपेयरनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी, ये सारी चीज़ें हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी। अगर प्रायोरिटी थर्ड की बात करें हम यहाँ पे तो इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रिसाइलेंस, ठीक है ना, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ना इन द डिजास्टर रिस्क प्रिवेंशन एंड रिडक्शन थ्रू स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर आर एसेंशियल टू एनहांस इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, कल्चर रिसाइलेंस फॉर पीपल्स, कम्युनिटी, कंट्री एंड देयर एसेट्स एज द वेल एज द एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो इनको भी इससे नुकसान ना हो, ये भी चीज़ देखनी है हमें। प्रायोरिटी फोर्थ की अगर हम बात करें तो एनहांस क्या करना है हमको, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर अफेक्टिंग रेस्पॉन्स एंड बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी, रिहेबिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, यानी ग्रोथ ऑफ डिजास्टर रिस्क मीन देयर इज ए नीड टू स्ट्रेंथिंग डिजास्टर, यानी कि प्रिपेयरनेस सीधी सी बात है कि जो भी मतलब हानि होने वाली है लोगों को उससे कैसे बचा जाएगा, कैसे कैसे तरीके हम आजमा सकते हैं जिससे कि लोगों को जो नुकसान का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब इसके अगर टारगेट की बात करते हैं सेंडाई एंड इंडिकेटर की, सेंडाई फ्रेमवर्क फोकस क्या करता है, फोकस ऑन द एडॉप्शन ऑफ मेजर विच एड्रेस द 3 डायमेंशन, इसके 3 डायमेंशन थे, ठीक है ना। 3 डायमेंशन कौन कौन से थे, एक्सपोजर टू हैजार्ड्स, वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड हैजार्ड्स कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ न्यू रिस्क, रिड्यूस एग्जिस्ट रिस्क एंड इंक्रीज रिसाइलेंस, ठीक है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क आउटलाइन जो थी इसकी 7 जो ग्लोबल टारगेट थे, इसके 7 ग्लोबल टारगेट कौन कौन से थे वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क मॉनिटर करता है इन द ऑनलाइन टूल्स दैट कैप्चर करता है सेल्फ रिपोर्टेड, यानी कि अपने आप से ये रिपोर्ट तो जो वो देखता रहता है कि हाँ आने, जैसे कि आज ही हम फोरकास्ट कर लेंगे कल कैसा मौसम रहेगा या क्या तूफान वगैरह तो नहीं आने वाला, बाय द मेंबर स्टेट, जो मेंबर स्टेट होते हैं ना इसके, वो स्टेट मेंबर जो होते हैं ना, मेंबर कंट्री जो होती हैं वो भी देखते रहते हैं कि हाँ इसके हिसाब से कि क्या हानि होने वाली है ना। प्रोग्रेस डाटा अगेन द सेट ऑफ 738 सेंडाई फ्रेमवर्क इंडिकेटर है इसके, ये याद रखना, और 7 इसके ग्लोबल टारगेट हैं। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि देखो 7 इसके ग्लोबल टारगेट हैं, ठीक है ना। अगर हम ग्लोबल टारगेट की बात करते हैं तो 7 है, और अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो इसके कितने इंडिकेटर हैं, 38, ठीक है ना। अब मॉनिटरिंग स्कोप क्या होता है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हमने 7 ये इसमें तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। और एक चीज़ ये भी याद रखनी है आपको कि 2030 तक ये हमें अचीव करने थे। अब देखो 7 ग्लोबल टारगेट कौन से थे वो हम इस स्लाइड पे कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो रिड्यूस क्या करना है और इंक्रीज क्या करना है वो चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे इस स्लाइड में, ठीक है ना। अब देखो रिड्यूस क्या करेंगे, मोर्टेलिटी ग्लोबल पॉपुलेशन को, ठीक है ना। 2020 से 30 तक टारगेट था, एवरेज क्या था इसका 2005 से 2015 तक के एवरेज, यानी कि 2 कमिटमेंट पीरियड इसके जो थे, है ना। अब हमको देखो एक चीज़ बस याद रखें आप यहाँ पे कि रिड्यूस करनी है हमें मोर्टेलिटी, रिड्यूस ही करना है हमको अफेक्टेड पीपुल, यानी कि मैंने वहाँ पे 8 लाख और 10 लाख 2 लाख वाली जो एग्जांपल बताई थी ना वो वाला एग्जांपल यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो अफेक्टेड पीपुल्स ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े लोगों पे, इकोनॉमिक लॉस हुआ है उससे भी इसको भी रिड्यूस करना है, डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्टर्ब एंड द बेसिक सर्विस, ठीक है ना। और इंक्रीज क्या करना है हमको, कंट्री विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी को इंक्रीज करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प मिले इसमें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है फॉर डेवलपिंग कंट्री से, और अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस मल्टी हेजर्स अर्ली वार्निंग सिस्टम के जो पहले से ही हम उस रिस्क के बारे में पता कर लें कि हाँ जो फैनी तूफान मान लीजिए आने वाला है तो उससे कैसे बचा जाएगा पहले से ही, जो हम इसको फोरकास्ट कर लें, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों की जो यहाँ पे बात हो रही है।